निशी, सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम प्राइम आईवीएफ। हम बताते हैं कि थायराइड के पेशेंट को क्या नहीं खाना चाहिए। इसमें कई बार डिस्कशन हो चुका है और पेशेंट कहते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए कि हमारी थायराइड की हेल्थ अच्छी हो और हमारी थायराइड की जो बीमारी है वो आगे ना बढ़े। तो इसमें मैं इसी टॉपिक पे डिस्कस करूँगी कि थायराइड वाले पेशेंट्स को क्या क्या खाना चाहिए ताकि उनकी थायराइड की हेल्थ अच्छी हो और आगे ना बढ़े और उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो भी अच्छी हो सके। सबसे पहले हम बात करते हैं आयोडीन की। जो आयोडीन है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो कि थायराइड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप ये समझ लो थायराइड और आयोडीन चौली दामन का साथ है, मतलब आयोडीन है तो थायराइड आपका अच्छा रहेगा। अब पर डे जो एक एडल्ट है उसको आयोडीन की रिक्वायरमेंट 150 माइक्रोग्राम पर डे होती है। जब आपका प्रेगनेंसी होती है तब आयोडीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, वो 200 माइक्रोग्राम पर डे हो जाती है। अब ये आयोडीन आपको मिलता कैसे है? काफ़ी साल पहले जो आयोडीन लोगों को नमक में नहीं मिलता था तो उनको कहा हाइपोथायरॉयडिज्म और ये झेंगा गॉइटर जैसी बीमारी होने लगी थी। तो गवर्नमेंट ने मुहिम चलाई कि हर जो नमक है उसमें आयोडीन डालेंगे, तो आयोडीन युक्त नमक मिलने लगा। इससे क्या हुआ कि जो आपकी थायराइड की प्रॉब्लम काफ़ी कम होनी शुरू हुई। पर रिसेंट ईयर में कुछ ऐसा ट्रेंड बना है कि आप काला नमक, सेंधा नमक, हिमालयन नमक, चट्टान वाला नमक, इस तरह के डिफरेंट जो सॉल्ट हैं वो अपने किचन में यूज कर रहे हैं। उसमें क्या होता है कि आयोडीन प्रॉपर मात्रा में नहीं होता, तो हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम फिर से बढ़ने लगी है। नमक के अलावा जो आयोडीन है वो आपको सी वीड्स यानी कि शैवाल में भी मिलता है। इसकी लोग घर में तरह तरह की प्रिपरेशन बना के ले सकते हैं। सी फूड्स जैसे कि जो फिश है, प्रॉन है, और इन सब में भी काफ़ी मात्रा में जो सी फूड्स जो भी आपके नॉनवेज है उसमें काफ़ी मात्रा में आपको आयोडीन मिल सकता है। अब जो एग योक है, एग या अंडा, वो भी एक अच्छा स्रोत है आयोडीन का। उसका जो पीला वाला पोर्शन है लोग उसको नहीं खाते हैं, पर जो पीला वाला पोर्शन है उसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में होता है, तो आपको एग पूरा ही खाना चाहिए। तो मैंने बताया कि जैसे सी फूड्स ले रहे हैं। अब वेजिटेरियन के लिए मिल्क प्रोडक्ट जो है, डेयरी प्रोडक्ट हैं, वो बहुत ही अच्छे आयोडीन के सोर्स हैं। जैसे कि आप दूध ले सकते हैं, पनीर, दूध, दही। दही में काफ़ी मात्रा में आयोडीन होता है। तो अगर आप ये सब अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो आपको आयोडीन की डेफिशिएंसी नहीं होगी। कई पेशेंट कहते हैं कि हम ऐसा करते हैं आयोडीन सप्लीमेंट ले लेते हैं। अगर आप ये सब चीज़ें ले रहे हो तो आपको आयोडीन सप्लीमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट सेलेनियम। सेलेनियम भी आपकी थायराइड के लिए बहुत ज़रूरी है। ये भी माइक्रोन्यूट्रिएंट है। जो सेलेनियम होता है वो क्या करता है, T3 T4 जो कि हार्मोन है थायराइड के, उनको एक्टिवेट करता है। इससे क्या होता है कि आपका TSH भी एक्टिवेट रहता है। जब आपके T3 T4 हेल्दी रहेगा तो आपको थायराइड की प्रॉब्लम कम रहेगी। जो सेलेनियम है वो ज़्यादातर सीड्स में पाया जाता है, जैसे कि फ्लैक्स सीड है, चिया सीड्स है, सनफ्लावर सीड है, तिल के बीज है। तो इन सबको आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। सीड्स के अलावा ये कई बार उसमें जैसे सी फूड्स जो मैंने बताए हैं उनमें भी आपको मिलता है। तीसरा जो है वो जिंक जो होता है वो TSH को एक्टिवेट करता है और जो मेटाबॉलिक स्ट्रेस, फ्री रेडिकल्स जो होते हैं थायराइड की सेल्स के अंदर, उनको भी ये कम करता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। तो जिंक की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो जिंक जो होता है वो भी आपको सी फूड्स में, इसके अलावा जो मिल्क डेयरी प्रोडक्ट है उनमें काफ़ी मिलता है। अब आपके फ्रूट्स में जैसे कि एप्पल है, आलू बुखारा है, आड़ू है, नाशपाती है, इनमें एक एंजाइम्स होता है पैक्टिन। पैक्टिन क्या करता है कि जो आपकी जो थायराइड की सेल्स है उसमें मरकरी आ जाता है, जो पारा बोलते हैं जिसको हिंदी लैंग्वेज में, वो सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। तो ये पैक्टिन उस मरकरी को ख़त्म करता है। तो इसलिए ये जो फ्रूट्स हैं ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अब क्या लेग्यूम्स एंड बीन जैसे कि राजमा है, छोले है, बीन्स हैं, ये भी आपको अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए। जो भी थायराइड के पेशेंट होते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि ये आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कम कर देता है। जो इंटेस्टाइन की मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी कि जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होते हैं।
अब जब आप हाई फाइबर डाइट लेते हैं तो आपकी बॉडी को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, और उससे क्या होता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन, हाई फाइबर डाइट लेने से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कम हो जाती है। इसी तरह से मैं बोलूँगी आपको मल्टीग्रेन आटा लेना चाहिए, और जो होल ग्रेन आटा है उसको यूज करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी हाई जो फाइबर्स होते हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं। उनसे भी आपको कॉन्स्टिपेशन और थायराइड में हेल्प मिलेगी। एवोकाडो फ्रूट है, वो भी एक सुपर फ्रूट की तरह माना जाता है। उसमें बहुत ही अच्छा हाई कोलेस्ट्रॉल, अच्छा गुड क्वालिटी फैट होता है, उसको भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अगर आप ये सब चीज़ें शामिल करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपकी थायराइड 100% ठीक हो जाएगी। आप अपनी मेडिसिन भी लें और ये सब चीज़ें भी शामिल करें। इनसे क्या होगा कि आपको जो भी सुस्ती रहती है, एनर्जी लेवल आपका कम रहता है, आपको हमेशा आलस रहता है, तो इन सब चीज़ों में आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपका लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हो जाएगा, आपकी दवाई की मात्रा कम हो सकती है, और आप जो भी समस्या जैसे कि इनफर्टिलिटी है या मोटापा है या जो भी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनसे आपको थोड़ा राहत मिल सकती है, आपका लाइफस्टाइल इम्प्रूव हो सकता है। इसके अलावा भी आपको डाइट से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या सजेशन बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं।